हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल द किड्स हेवन में। आज हम लोग वर्ण विचार पढ़ेंगे जिसको इंग्लिश में फोनोलॉजी कहते हैं। देखिए, वर्ण क्या होता है पहले हम इसके बारे में जानेंगे। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसकी खंड नहीं किए जा सके वर्ण कहते हैं। मतलब जो वर्ण होता है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है और उसका खंड नहीं किया जा सकता, उसको तोड़ा नहीं जा सकता है, उसको हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ठीक है, देखिए, मुख से निर्गत प्रत्येक स्वतंत्र ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई है। मतलब जो हम लोग बोल रहे हैं उसकी जो ध्वनि है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इन ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। जो हम लोग बोल रहे हैं उसकी जो सबसे छोटी इकाई उसे हम क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। तो जब इसी ध्वनि को जो हम लिखते हैं उसको हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। वर्णों को अक्षर भी कहते हैं। देखिए, जैसे एक इंसान के कई नाम होते हैं ना, तो उसी तरह वर्ण का भी हम अक्षर कहते हैं। वर्णों अथवा अक्षरों के मेल से शब्द बनता है। जैसे देखिए, क ल कल हो गया, तो ये क्या है? वर्ण है ना। वर्णों तथा अक्षरों के मेल से क्या बनता है? शब्द बनता है। ठीक है, वस्तुतः वर्ण वह लिपि चिन्ह है जो विशेष ध्वनि के लिए लिखित रूप में प्रयोग होता है या प्रयुक्त होता है। अब हम लोग वर्ण की विशेषताएं पढ़ेंगे। तो वर्ण की विशेषताएं, वर्ण स्वतंत्र ध्वनि है। देखिए, जो वर्ण है वो क्या है? स्वतंत्र ध्वनि है। ठीक है, वर्ण भाषा की लघुत्तम इकाई है। मतलब जो वर्ण है वो भाषा की क्या है? सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, वर्ण के टुकड़े संभव नहीं है। वर्ण को और हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं। वर्ण ध्वनि का लिखित रूप है। जैसे जो हम लोग बोलते हैं वो ध्वनि है। अब जब हम उसी को जब लिखते हैं तो वही क्या हो जाता है? वर्ण हो जाता है। ठीक है, तो वर्ण क्या है? ध्वनि का लिखित रूप है। वर्णों को अक्षर भी कहते हैं। जो ये वर्ण है इसको हम और क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। ये हम लोग पहले पढ़ ही चुके हैं। वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। अब जैसे देखिए, मतलब उसका एक सार्थक मेल होना चाहिए। जैसे क म ल, कमल। लेकिन अगर इसको कर दिया म ल क, मलक। मलक तो कुछ होता ही नहीं है क्योंकि इसका सार्थक मेल नहीं हुआ है। ये सार्थक मेल हो गया है तो ये शब्द बन गया है। इसीलिए कहा जाता है वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। अगर उसका कोई सेंस नहीं निकल रहा है तो वो शब्द थोड़ी ना कहलाएंगे। ठीक है, देखिए, वर्णमाला। तो वर्णमाला क्या होता है? वर्णमाला वर्णों का क्रमबद्ध व्यवस्थित समूह है। जैसे देखिए, हम लोग बोलते हैं ना, क ख ग घ अंग, च छ ज ज इया। तो एक के बाद एक, अगर क के बाद ख ही आता है, ऐसा नहीं होता कि क के बाद इया लिख देंगे। तो वर्णमाला वर्णों का क्रमबद्ध व्यवस्थित समूह है। ठीक है, अब देखिए हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला में क्या आता है? स्वर आता है, व्यंजन आता है ना। अब देखिए स्वर कितने होते हैं, तो स्वर पहले क्या कौन कौन से होते हैं ये हम जानेंगे। ठीक है, अ आ ई उ री ए ओ औ। तो ये क्या है? इतने स्वर हैं। देखिए, गिनिए इसको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो स्वर कितने हैं? 11 होते हैं। इसको याद रखिए, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि स्वर कितने होते हैं। तो स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अ आ ई उ री ए ओ औ। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गए। ठीक है, अब आइए देखिए अनुस्वार क्या होता है। तो जो अंग जो होता है वो क्या होता है? अनुस्वार होता है। और जो आहा होता है वो क्या होता है? विसर्ग होता है। अब देखिए, ये अयोगवाह है। कौन से अयोगवाह है? जो अंग और आहा है उसे और हम क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं। ठीक है, अब देखिए व्यंजन कौन से होते हैं? क ख ग घ अंग। तो ये क ख ग घ अंग है, ये क्या है? क वर्ग है। च छ ज झ इया, ये क्या है? च वर्ग है। ट ठ ड ढ अड़ा, ये क्या है? ट वर्ग है।
त थ द ध न, ये क्या है? त वर्ग है। प फ ब भ म, ये क्या है? प वर्ग है। अब देखिए यहां से यहां तक क से लेकर के म तक, इसको हम क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन। कहां से कहां तक? क से म तक। ठीक है, गिनिए कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो अगर कोई पूछेगा कि स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं तो आप क्या बोलेंगे? 25 होते हैं। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25 होते हैं। कहां से कहां तक होते हैं? क से लेकर के म तक होते हैं। ठीक है, अब देखिए य र ल व। अब य र ल व को क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और ये कितने होते हैं? गिनिए 1 2 3 4, 4 होते हैं। य र ल व, 4। ये 4 क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। अब देखिए श श स ह, तो ये श श स ह क्या है? उष्ण व्यंजन है। अब देखिए इसको उष्ण व्यंजन क्यों कहते हैं? आप अपने मुंह के पास अपना हाथ लेके जाइए, फिंगर लेके जाइए और बोलिए श श स ह। देखिए कुछ जो हवा है, हवा में कुछ हल्का सा गरम गरम सा फील होगा आपके फिंगर पे, आपके उंगलियों पे। तो इसको क्या कहते हैं? उष्ण व्यंजन कहते हैं। और ये कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है, हमने क्या पढ़ा? स्पर्श व्यंजन क से लेकर के म तक होते हैं, ये स्पर्श व्यंजन है। और ये कितने होते हैं? 25 होते हैं। स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। और अयोगवा किसे कहते हैं? अंग और अह को। अंग को क्या कहते हैं? अनुस्वार। अह को क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। ठीक है, और ये जो ड़ है, जैसे पेड़ पढ़, तो ये जो दोनों, इन दोनों को क्या कहते हैं? इन दोनों क्या कहते हैं? इसको स्पर्श व्यंजन नहीं कहेंगे। ठीक है, ठीक, ये दोनों हैं, ये स्पर्श व्यंजन में नहीं आएगा, इसका ध्यान रखिएगा। अब देखिए आगत व्यंजन क्या होता है। जैसे जो नुक्ता वाले वर्ण होते हैं, जैसे क के नीचे नुक्ता, क ख ग ज फ, तो ये क्या होते हैं? आगत व्यंजन। ये 6 होते हैं। ठीक है, अब संयुक्त व्यंजन छ त्र ज्ञ श्र, ये क्या है? संयुक्त व्यंजन है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, संयुक्त व्यंजन। ठीक है, कुल मिला के 59 ध्वनियां हैं। जो अभी हम लोगों ने पढ़ा ना, वो सब मिला के कितनी ध्वनियां हैं? 59 है। वर्णमाला में इनकी संख्या को लेकर भाषाविदों में मतभेद है। इसका क्या मतलब हुआ है कि मतलब बहुत से भाषाविद हैं जो 59 ध्वनियां मानते हैं, बहुत से नहीं मानते हैं। कुछ विद्वान वर्णमाला में 52 वर्ण मानते हैं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा कि 52 वर्ण मानते हैं। कुछ विद्वान 50 वर्ण मानते, समानता वर्णमाला के 48 वर्ण माने जाते हैं। आपको कितना याद रखना है? 52 वर्ण और 48 वर्ण। देखिए वर्णमाला 48 कैसे हुआ? 11 स्वर हो गया, 33 व्यंजन हो गया, ये 2 हो गया, और अनुस्वार 2 हो गया, अंग और आह। ठीक है, वर्णमाला में 48 वर्ण ही क्यों, इसके बारे में जानते हैं। आगत ध्वनियों को वर्णमाला में नहीं गिन सकते क्योंकि वे अन्य भाषाओं से हिंदी में आए हैं। जो हम लोग ऐसे पढ़े थे ना, तो यही आगत ध्वनियां थी, तो इसको हम नहीं मानेंगे क्योंकि ये दूसरी भाषाओं से हिंदी में आई है। अनुनासिक का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है। मात्रा के रूप में भी अनुनासिक का प्रयोग कम ही किया जाता है, इसलिए हम अनुनासिक नहीं लेंगे। संयुक्त व्यंजन स्वतंत्र ध्वनियां नहीं है, वे 2 वर्णों से मिलकर बने हैं। अभी हम लोग संयुक्त व्यंजन पढ़े थे ना, तो वो 2 वर्णों से मिलकर बनी हुई है, इसलिए उसको भी नहीं लेते हैं।
अब हम स्वर के बारे में पढ़ेंगे कि स्वर क्या होता है। वे वर्ण जिनके उच्चारण में वायु बिना किसी रुकावट के मुंह से बाहर निकलती है स्वर कहलाती है। चलिए बोल के देखिए, अ आ ई उ बोलिए तब तो समझ में आएगा। बोलिए, अ आ ई उ री ए ओ आओ। देखिए जब आप बोल रहे हैं तो वायु में, हवा में कोई रुकावट आ रही है? नहीं आ रही है ना। तो वही तो बोला गया है, वे वर्ण जिनके उच्चारण में वायु बिना किसी रुकावट के मुंह से बाहर निकलती है स्वर कहलाता है। ठीक है, अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। ठीक है, अब स्वर की विशेषता क्या होती है? स्वरों का अपना स्वतंत्र उच्चारण होता है। देखिए जब हम स्वर बोलते हैं तो उसको किसी और की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जब हम व्यंजन के उच्चारण करते हैं तो उसमें स्वर की जरूरत पड़ती है। जैसे बोलिए क, तो क में देखिए अ का आ रहा है ना, अ का साउंड आ रहा है ना, क। बोलिए क, देखिए अ का साउंड आ रहा है ना। लेकिन जब हम स्वर बोल रहे हैं तो उसमें किसी की जरूरत नहीं पड़ती है, तो ये स्वतंत्र ध्वनि है। ठीक है, स्वतंत्र उच्चारण इसका होता है। इन्हें उच्चारण के लिए किसी अन्य ध्वनि की सहायता की आवश्यकता नहीं होती। अब इससे पहले मैंने आपको बताया है कि इसके उच्चारण के लिए किसी और की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जब हम व्यंजन का उच्चारण करते तो हमें स्वर की जरूरत पड़ जाती है। इनके उच्चारण में वायु बिना रुकावट के मुंह से बाहर निकलती है। अ को छोड़कर, ये छोटा है ना, आ से अनार वाला है ना, ध्यान दीजिएगा, आ से अनार वाला है। अ को छोड़कर अन्य सभी स्वरों की मात्राएं होती हैं। इसकी मात्रा नहीं होती तो सभी जानते हैं, और सभी की मात्रा होती है। आप एलकेजी से पढ़ रहे हैं यही चीज। स्वर व्यंजनों के उच्चारण में सहायक होते हैं। अभी मैंने बोला ना, क बोलिए, ख बोलिए, देखिए आ रहा है ना, क के साथ आ रहा है, ख के साथ आ रहा है, तो स्वर व्यंजनों के उच्चारण में सहायक होते हैं। स्वरों का वर्गीकरण। निम्न आधार पर स्वरों का वर्गीकरण देखिए। पहला क्या है? मात्रा के आधार पर। दूसरा क्या है? प्रकृति के आधार पर। ठीक है, दो आधार पे हम वर्गीकरण देखेंगे। पहला किस आधार पर देखेंगे? मात्रा के आधार पर, और दूसरे किस आधार देखेंगे? उसकी प्रकृति के आधार पर देखेंगे। देखिए मात्रा के आधार पर। अब मात्रा के आधार पर स्वरों के कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? हरस्व स्वर, दीर्घ स्वर, पुलुप्त स्वर। कौन कौन से? हरस्व, दीर्घ और पुलुप्त स्वर। हरस्व, जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम एक मात्रा का समय लगता है उसे हरस्व स्वर कहते हैं। देखिए मतलब ऐसे स्वर जिसकी एक मात्रा जो लगती हो, जैसे छोटा आ, छोटा ई, छोटा ऊ और री, इन सब का कितना मात्रा है? ये एक मात्रिक है। ध्यान दीजिएगा, जब आप दोहा छंद पढ़ेंगे ना, सोठा, तो इसमें इसका प्रयोग होगा। इस पर ध्यान दीजिएगा कि ये छोटा आ, छोटी ई, ऊ है और री है, वो एक मात्रिक है, उसका एक मात्रा होता है। दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में हरस्व स्वर से अधिक 2 मात्रा का समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ये 7 हैं। ये कितने थे? 4 थे। और दीर्घ स्वर कितने हैं? 7 हैं। कौन कौन से? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। तो ये 7 हैं। देखिए आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, 7 हुए ना। अब आइए पुलुप्त। पुलुप्त के उच्चारण में हरस्व का 3 गुना समय लगता है। पुलुप्त स्वरों के आगे 3 का अंक लिखने की परंपरा रही है, किंतु हिंदी में प्रायः पुलुप्त का प्रयोग समाप्त हो गया। अब जैसे हम लोग पुलुप्त का प्रयोग नहीं करते हैं। देखिए हम लोगों ने पढ़ा था ना स्वरों का वर्गीकरण 2 आधार पे, एक मात्रा के आधार पे और एक प्रकृति के आधार पे। तो हम लोग मात्रा के आधार पे पढ़ चुके हैं, अब हम क्या पढ़ेंगे? प्रकृति के आधार पे। तो प्रकृति के आधार पे स्वरों के 2 भेद हैं। कौन कौन से? जब हम मात्रा के आधार पे पढ़े थे तो 3 भेद था, प्रकृति के आधार पे कितने हैं? 2 हैं।
एक क्या हो जाएगा मूल स्वर और दूसरा क्या हो जाएगा संयुक्त स्वर। तो मूल स्वर वे स्वर जो दो या दो से अधिक स्वरों से मिलकर नहीं बने हैं। ध्यान दीजिएगा, नहीं बने हैं। वे स्वर जो दो या दो से अधिक स्वरों से मिलकर नहीं बने हैं उसे क्या हम कहते हैं मूल स्वर कहते हैं। जैसे अ आ ई उ री ए ओ। ठीक है। अब संयुक्त स्वर क्या होता है, वे स्वर जो दो अथवा दो से अधिक स्वरों से मिलकर बने हैं वो क्या होता है संयुक्त स्वर कहलाता है। जैसे ए, अ और ए से मिलकर क्या बना है ए बना है। आओ, अ और ओ से मिलकर क्या बना है आओ बना है। तो आज के लिए इतना ही। हम लोगों ने क्या पढ़ा, वर्ण पढ़ा, वर्णमाला पढ़ा और उसको कितने भागों में विभाजित किया गया है, वो कितने होते हैं इसके बारे में जाना, स्वर क्या होता है इसको जाना, स्वर का वर्गीकरण पढ़ा। तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग आगे पार्ट 2 में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू सो मच।